प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वार्ता श्रृंखला में हम हर सप्ताह की कुछ प्रमुख घटनाओं की संक्षिप्त चर्चा करते हैं। पहला विषय है जो भाजपा और उसका मूल मंत्र है, जो कहो वो करो। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को एक नया आयाम देने के लिए अथक परिश्रम किया है। यही कारण है कि इस बार भी गुजरात में भाजपा ने असेंबली इलेक्शंस में एक रिकॉर्ड जीत हासिल की। वैसे भाजपा का कायाकल्प उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में गुजरात से ही शुरू कर दिया था। मोदी 2001 से 2014 तक अर्थात 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान सन 2004-5 से 2011-12 तक गुजरात की वृद्धि दर 10.08% रही। विशेष बात यह थी कि यह विकास चौमुखी था। जहां कृषि का अभूतपूर्व विकास हुआ, वहां औद्योगिक विकास ने भी और रफ्तार पकड़ी। उसी तरह जहां ऊर्जा का उत्पादन 2003-4 में 9000 मेगावाट था, वहीं मार्च 2013 तक वह बढ़कर 23,887 मेगावाट अर्थात 3 गुना हो गया। उन्होंने 2003 से वाइब्रेंट गुजरात समिट का समारंभ किया, जिससे प्रचुर मात्रा में देशी और विदेशी पूंजी निवेश गुजरात में संभव हो सका। आज गुजरात सभी निवेशकों के लिए अक्सर पहली पसंद बन गया है, जैसा कि वेदांत समूह के 1,54,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्पष्ट है, जो कि उन्होंने सेमीकंडक्टर प्लांट वहां लगाने के लिए किया है। इससे गुजरात में 1 लाख नए रोजगार के अवसर बनेंगे। कुल मिलाकर गुजरात ऑटो इंडस्ट्री, फार्मा, कपड़ा उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स, रसायन, डायमंड कटिंग आदि में देश के औद्योगिक सेक्टर में अब बड़ा योगदान कर रहा है। सन 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के विकास को भी एक नई गति दी है। पिछले 8 सालों में ही हाईवेज और एक्सप्रेसवेज की लंबाई 1.5 गुना हो गई है। यानी जो पिछले 60 साल में काम हुआ, उतना ही काम उससे आधा काम मोदी सरकार के कार्यकाल में हो गया है। रेल मार्गों का विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण भी तेजी से हुआ है और अब वंदे भारत जैसी स्वदेश में ही निर्मित सुपर फास्ट ट्रेनें रेल पटरियों पर दौड़ रही हैं। साथ ही भारत तेजी से विश्व के एक प्रमुख कार निर्माता के रूप में उभरा है। टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नए क्षेत्रों ने भी बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं और इन इन क्षेत्रों में निर्यात पर निर्भरता समाप्त हो रही है। यही नहीं, हम अपनी सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी अपने साधनों से ही करने के लिए कृत संकल्प हैं। आज का भारत अपने आधुनिकतम हथियार, मिसाइल, सभी तरह के जहाज, जेट फाइटर भी खुद ही बना रहा है। परिणाम यह है कि जहां विश्व के अधिकतर देशों की प्रगति थमी है, भारत की आर्थिक प्रगति अनवरत रूप से जारी है। अगले आम चुनावों के लिए मुश्किल से 1.5 वर्ष बचा है और यह स्पष्ट है कि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में एक प्रमुख मुद्दा होगा उसके द्वारा किया गया भारत का चहुमुखी विकास। इस प्रकार भाजपा ने दूसरी पार्टियों को भी संकेत दे दिया है कि कोरे चुनावी वादों से या सिर्फ रेवड़ी बांटने से भले ही कभी कभी जीत हासिल हो जाए, लेकिन ऐसी जीत स्थायी नहीं होती। उसके लिए लगातार बड़े काम करके दिखाना होता है। दूसरा विषय है पुनः यूक्रेन। क्या अंततः यूक्रेन में शांति होगी? अभी 27 दिसंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर चर्चा की थी और यूक्रेन में शांति बहाली के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया था। ज़ेलेंस्की और मोदी के बीच पहले भी 3 बार इस विषय पर बात हो चुकी है। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को अपना एक विश्वसनीय मित्र मानते हैं और 5 बार दोनों में फोन पर बात हो चुकी है, जिसमें पुतिन मुख्यतः यूक्रेन में नई स्थितियों से मोदी को अवगत कराते रहते हैं। इस समय विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसे यूक्रेन और रूस दोनों का ही विश्वास प्राप्त है। इसी कारण अभी सितंबर 2022 में मेक्सिको के विदेश मंत्री
कैसुबोन ने यूनाइटेड नेशंस में अनुरोध किया था कि प्रधानमंत्री मोदी यूएन के सचिव एंटोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस को मिलाकर एक समिति बनाई जाए जो यूक्रेन में शांति की बहाली का प्रयास करे। स्पष्ट है कि विश्व में भारत को अब एक अधिकाधिक सम्मान मिलने लगा है। यह इससे भी रेखांकित होता है कि भारत ने युद्ध के दौरान भी अपने 18 से 20 हजार छात्रों को सकुशल यूक्रेन से लौटाने की अभूतपूर्व व्यवस्था की। यही नहीं, दो अवसरों पर, और ये जरा ध्यान देने वाली बात है, दो अवसरों पर भारत ने रूस को भी समझा बुझाकर युद्ध की अग्नि को मंद किया। पहली घटना जुलाई 2022 की है, जब रूस ने यूक्रेन के बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी थी। अतः वहां से अनाज का निर्यात रुक गया था और इससे यूक्रेन का आर्थिक नुकसान हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध पर रूस ने यह नाकेबंदी हटा दी और इससे यूक्रेन को फायदा हुआ। दूसरी और भी महत्वपूर्ण घटना सितंबर 2022 की है। तब रूस ने क्रोधवश यूक्रेन के न्यूक्लियर संयंत्रों पर गोलाबारी शुरू कर दी थी। तब यूक्रेन के अनुरोध पर मोदी ने तत्काल अपने मित्र पुतिन से तत्काल चर्चा की और यह गोलाबारी रुकवाई। इस प्रकार उन्होंने यूरोप को एक भयावह न्यूक्लियर आपदा से बचा लिया जो बहुत विनाशकारी हो सकती थी। इस तथ्य को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख श्री विलियम बर्न्स ने भी हाल ही में स्वीकार किया था। कुल मिलाकर यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंतनीय है और नुकसान इन देशों का ही नहीं सभी का है, क्योंकि इस युद्ध से समूचे विश्व की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। अब पहल विश्व की प्रमुख शक्ति अमेरिका को करना है। यदि वह आगे बढ़ता है और भारत की मध्यस्थता को स्वीकार करता है तो शायद कुछ समाधान निकले और नए वर्ष में आशा की किरण दिखे। तीसरा इस सप्ताह का विषय है, क्या भारत विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति निकट भविष्य में बनेगा? विश्व के कुछ प्रमुख आर्थिक संस्थानों जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन युद्ध और कोविड जैसी आपदाओं के बाद भी भारत की अनवरत विकास यात्रा को सराहा है। यही बात अमेरिकी संस्थान मॉर्गन स्टैनली ने कही है, जो कि आर्थिक आकलन और मार्गदर्शन देने वाली विश्व की एक प्रमुख संस्था है। उसके आकलन के अनुसार अगले 4 वर्षों अर्थात 2026-27 तक भारत $5 ट्रिलियन की GDP के साथ विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बन सकेगा, इसकी प्रबल संभावना है। उसने इसके लिए कारणों का भी उल्लेख किया है। प्रथम, भारत ने GST प्रोडक्शन PLI अर्थात प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम तथा कॉरपोरेट टैक्सेस में कमी करने के जो साहसिक निर्णय लिए हैं उससे आर्थिक विकास को गति मिली है। दूसरे, भारत ने जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उससे उद्योग और व्यवसाय के संचालन में बहुत तेजी आई है। तीसरे, आज की 1 अरब 35 करोड़ की विशाल जनसंख्या के साथ भारत एक बड़ी मंडी औद्योगिक उत्पादों के लिए बन गया है। चौथे, भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग युवा वर्ग का है जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर का एक बड़ा पूल उद्योग और व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराता है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान तो यह भी है कि यदि भारत अपनी वर्तमान 6.5% से 7% तक का GDP ग्रोथ को जारी रख पाता है तो 2032-33 तक यानी अगले 10 वर्षों में भारत का कुल GDP वर्तमान से लगभग तिगुना यानी 8.5 से 9 ट्रिलियन डॉलर तक का हो सकता है। अब भविष्य तो कोई नहीं जानता, लेकिन भारत के वर्तमान संकल्प और ऊर्जा को देखकर यह संभावना निश्चित रूप से प्रबल तो है ही। यदि यह वार्ता उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।